मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 2 में आज हम एंटर कर रहे हैं और बेटे 5 स्टार मैंने आज के टॉपिक को दिए कॉस्ट शीट। मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको अलग अलग मेथड्स बताने की कोशिश की थी दैट इफ यू वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट देयर आर डिफरेंट मेथड फॉर दैट। जैसे आप ये देखिए, छोले भटूरे खाने तो अलग मेथड है छोले भटूरे को बनाने का, मसाला डोसा खाना तो अलग मेथड है, पाव भाजी खानी है तो अलग मेथड है, शाही पनीर खाना तो अलग मेथड है, दही भल्ले खाने तो अलग मेथड है, पानी पूरी खानी। वी हैव अ डिफरेंट मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट आइटम्स. Similarly, as a management accountant, as a cost accountant, as an accountant, you have different methods. On the basis of those methods, you can estimate the cost. तो मैं आज आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ, चाहता हूँ कि आप अपना रजिस्टर एक तो ओपन करें बिकॉज लेक्चर 2, बेटे आज ये जो लेक्चर 2 है ना, कॉस्ट शीट का एक ऐसा कंसेप्ट है कि मैं एक लेक्चर में तो बता ही नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, कॉस्ट शीट 2, कॉस्ट शीट 2A, cost sheet 2B. It means I have taken 3 lectures specifically for cost sheet to tell you the concepts in regard to cost sheet. That what is cost? Why we preparing a sheet? What is a sheet? What is a systematic recording of a cost? ब्रेकअप क्या है, बिल्डअप क्या है, हाउ टू एक्यूमुलेट द कॉस्ट। आइए दोस्तों, आज मुझे रोकना नहीं है आपने। मैं बड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, फुल एनर्जी के साथ। सुबह का समय है, मैं अपने रिकॉर्डिंग रूम में समय आपके लिए स्पेसिफिकली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लिखिए ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 2, 5 स्टार्स। बेटे 5 सितारे लगा दिए मैंने कॉस्ट शीट के ऊपर। अब आप कोई भी मेथड फॉलो करेंगे, आपको सबसे पहले कॉस्ट शीट पता होना चाहिए, दैट हाउ वी जनरली कैलकुलेट द कॉस्ट। कॉस्ट की ब्रेकअप क्या है, एक एक पॉइंट। अगर हमें छोले भटूरे की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो मुझे मैदे की कॉस्ट चाहिए। आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ चने, आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ वाटर, आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दैट अचार, आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दैट प्याज। मुझे सभी की कॉस्ट का ब्रेकअप चाहिए और उन सभी को ब्रेकअप को मैं ऐड करके उसको बिल्डअप करूंगा। तो कॉस्ट की ब्रेकिंग करेंगे और कॉस्ट को बिल्डअप करेंगे एक ऐसी स्टेटमेंट के ऊपर जिस स्टेटमेंट का नाम है कॉस्ट शीट। सो कॉस्ट शीट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of all the cost. Cost sheet is a systematic record of all the cost, जिसमें मैं कॉस्ट की ब्रेकअप और कॉस्ट का बिल्डअप दोनों करने वाला हूं। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने चाहता हूं कि आप रजिस्टर ओपन कर लें। बेटे अब इंतजार नहीं होती, इंतजार की घड़ियां पूरी हो गई यार, अब मेरे से इंतजार नहीं होती। कांटे नहीं कट रही थी यार, मैं कल रात को सो ही नहीं पाया कि मुझे नेक्स्ट लेक्चर में मुझे कॉस्ट शीट बतानी है, मुझे गाना दिखाना है, मुझे बेस्ट देना है, मुझे ये एग्जाम्पल देना है, मुझे विकीपीडिया दिखानी है, मुझे नेरोलैक पेंट्स के एग्जाम्पल देना है, अपोलो टायर्स का देना है, मारुति का देना है, फेविकॉल पीडीलाइट, ऑल दीज आर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। आज का ये जो लेक्चर है बेटे, लेक्चर 2, लेक्चर 2A, लेक्चर 2B, मैंने फोकस माना है कि आपके सामने एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है और उस मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए क्या क्या कॉस्ट के प्रोसेस हो सकते हैं मैक्सिमम, वो सब बताऊंगा। इसलिए तो 3 लेक्चर्स बनाए हैं। तो आप ऊपर लिखिए माय स्टोरी, मेरी कहानी, मुंह जबानी। मैं जो आज कहानी बताऊंगा आपको बड़ी सारी बातें बताऊंगा बिकॉज आज बेस रख रहे हैं, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है किस किस का, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग का, प्रोसेस कॉस्टिंग का बेस है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का, ऑपरेशन कॉस्टिंग का, जॉब कॉस्टिंग का, बैच कॉस्टिंग का, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, सिंगल आउटपुट यूनिट कॉस्टिंग का भी जो मैंने आज यहाँ पे टॉपिक लिखा है। बेटे अभी आज हम वैसे सिंगल आउटपुट यूनिट कर नहीं रहे, मैंने आपको जस्ट बताने की कोशिश की है कि मैं अलग अलग डिफरेंट मेथड्स भी कोई भी यूज करूंगा। बेटे उसमें कॉस्ट शीट एक बेसिक रूल प्ले करेगी। आइए जी, आइए दोस्त, आज मुझे मत रोकना। लेक्चर 2A, 2A, 2B, आइए दोस्त। एक बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है, द यूनिवर्स डज नॉट लिसन टू और स्पीक्स इंग्लिश, इट स्पीक फ्रीक्वेंसी। आप जो काम बार बार करते हैं उसको बार बार देखते हैं, मैनिफेस्टेशन बार बार करते हैं, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, आई कुड़ी चाहिए, आई कुड़ी चाहिए, बेटे मिलेगी। क्योंकि यूनिवर्स इंग्लिश की बातें नहीं करता, हिंदी की बातें नहीं करता, फ्रीक्वेंसी की बातें करता। तो जो आपको चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए। तो इस समय हमें कॉस्ट शीट चाहिए, तो बेटे कॉस्ट शीट की फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाएंगे। अब ये लिखना नहीं है बेटे, बेटे मैंने आज आपके सामने आई वांट टू टेल यू कि हम कुछ भी बनाते हैं तो एक फॉर्मेट होता है, एक स्टेटमेंट होती है। जैसे वी प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट,
बचपन से बना रहे हैं, आप बनाते आ रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, परचेजेस लिखते हैं, डायरेक्ट लेबर लिखते हैं, वेजेस लिखते हैं, फैक्ट जो भी एक्सपेंसेस हैं, फिर बाय सेल्स लिखते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आता है एंड वी कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन वगैरह डेबिट करके नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। It means we prepare a particular method, a particular way, a particular process. जैसे आप देखिए फाइनेंशियल अकाउंट्स में, एज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप 11th क्लास से करते आ रहे हैं, आपने देखा होगा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जर्नल एंट्रीज का, कि आपको जर्नल एंट्रीज पता होनी चाहिए कि हाउ वी प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री। मैंने उसके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बताई, मैंने उसके लिए नेचर ऑफ अकाउंट की बात बताई कि भाई एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, किसी को डेबिट करते हैं, किसी को क्रेडिट करते हैं, because we are following double entry bookkeeping system. It means there is a system, we prepare account for that, we prepare financial accounts, cash book बनाते हैं, purchase book बनाते हैं, trading account बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज मैं कहूंगा कि एक बड़ा बेसिक रूल का काम करता है बेटे। आप कोई भी एंटिटी को देखें, that entity, whether it is a trading entity, whether it is a manufacturing entity, whether it is a contract entity, whether it is a service entity, आप think of any entity, आंखें बंद करके सोचो ना यार, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज के नाम आपको पता है, all companies they firstly prepare a journal entry and then accordingly they prepare their accounts। इसी तरह से जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बेसिक जर्नल एंट्रीज है बेटे, मैं जो आज बताने जा रहा हूँ ना, इतना एनर्जेटिक, इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हुआ हूँ, बिकॉज आज जो मैं बता रहा हूँ दैट इज कॉस्ट शीट। तो आप कुछ भी फॉलो करते हैं, कुछ भी प्रिपेयर करते हैं इन कॉस्ट, whether you want to ascertain the cost, whether you want to calculate the cost, कुछ भी करना है तो बेटे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट शीट का होना। इट मीन्स जैसे जर्नल एंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सिमिलरली टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट, how to prepare a cost sheet, what is cost sheet, what are the methods for cost sheet, that is very important in cost accounting। जो मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ बोलता जा रहा हूँ बेटे, ये फॉर्मेट को बनाएंगे, आज नहीं बनाना, लेक्चर 2B में देखेंगे। आज तो मेरी चर्चा चलेगी। वैसे मैंने आपके सामने फॉर्मेट बनाया, मेरे जूस नोट्स में, मेरी बुक्स में ये फॉर्मेट है, बट मैं जान के आपको अभी बुक और जूस नोट्स नहीं दिखा रहा, क्योंकि आप फिर आप बनाएंगे नहीं, आपको पता चल जाएगा जब है तो क्या बनाना है। माय पॉइंट इज, मैंने इसको अपने हाथों से जब बनाया ना, यकीन मानिए मुझे कुछ और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हुए। अच्छा, अब ये डायरेक्ट मटेरियल क्या है मुझे नहीं पता, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या है आई डोंट नो, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, एड freight, carriage on purchases, less closing stock of material, I don't know what is this। मैंने आपको एक फॉर्मेट, एक खांचा बताया, ऑरेंज बार खाते हैं तो एक खांचा में बनती है, तो आई हैव टोल्ड यू अ फॉर्मेट कि भाई कभी भी आपको एक शीट बनानी है। शीट क्या होती है, कॉस्ट को कैलकुलेट करने की, कॉस्ट के ब्रेकअप को ढूंढने की, कॉस्ट को बिल्डअप करने की। सर एक चीज बताइए, ये ब्रेकअप और बिल्डअप क्या होता है बेटे? आप जब एक चीज को तोड़ते हो और उसके छोटे छोटे हिस्से कर देते हो तो उसको हम कहते हैं हम ब्रेकअप कर रहे हैं, कॉस्ट की ब्रेकअप कर रहे हैं कि कॉस्ट में कौन कौन से एलिमेंट है, कॉस्ट में कौन कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट है, कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, कौन सी फैक्ट्री में हुई, कौन सी ऑफिस में हुई, कौन सी सेलिंग में हुई, कौन सी कहाँ हुई। तो मैं अलग अलग छोटे छोटे ब्रेकअप निकालता हूं। तो जब मैं कॉस्ट के छोटे छोटे ब्रेकअप कैलकुलेट करता हूं तो एक शीट की हेल्प से आई विल फाइंड आउट व्हाट आर द ब्रेकअप ऑफ दैट एंड हाउ टू बिल्ड अप दैट। उसको बिल्ड कैसे करेंगे, फिर इकट्ठा करेंगे, पहले तोड़ेंगे फिर इकट्ठा करेंगे, जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं बेटे। तो मुझे कॉस्ट शीट में दो बातों को समझ आएगा, इफ आई वांट टू एक्यूमुलेट द कॉस्ट, इफ आई वांट टू बिल्ड अप द कॉस्ट, आई शुड नो व्हाट आर द ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट। एक बच्चों को तो समझ ही नहीं आया, वो ढीला होकर बैठा होता है बेटे, कमर ना उसकी ढीली थी, थप्पड़ मारूंगा उसके मुंह के ऊपर, कमर सीधी रखनी है। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट वैसे आज के लेक्चर में तो मैं नहीं कहूंगा बनाने को, फिर भी एक बार नजर मार लीजिए कि अकल नेक्स्ट लेक्चर 2A में क्या क्या बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल होगा, उसमें सबसे पहले आइटम होगी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कर देंगे, अच्छा जी ऐड कर देंगे, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो ऐड फ्रेट कर देंगे, तो ये फ्रेट ऐड करके यहाँ टोटल आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद लेस कर देंगे, बेटे लेस क्या करेंगे और क्यों करेंगे अभी देखेंगे।
एंड आफ्टर दैट आई विल सब्ट्रैक्ट द लेस ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स. व्हाई आई डिडक्टेड देखेंगे, बिकॉज एक ही लेक्चर में मैं सब कुछ नहीं बता सकता, तो मैंने 3 लेक्चर्स बनाए कॉस्ट शीट के, 2, 2A, 2B. ठीक है जी. देन आई विल कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. अच्छा, इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री पैकिंग मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. एंड आई थिंक अगर आपने मेरी इंट्रो सीरीज कॉस्टिंग की देखी हो तो बेटे इंट्रो सीरीज में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बना के दिखाया हुआ है कि भाई क्लासिफाई करना है अगर कॉस्ट को तो मैं अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर सकता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट वाइज. बेटे मैंने जितना डिटेल में आपको उन 17 लेक्चर्स में बताया है, यकीन मानिए अगर आपने वो लेक्चर्स मेरे देख लिए तो आज आपको बड़ा अच्छा लगेगा. अच्छा, इसके बाद जो भी आता है उसका एक नाम डाल दिया, प्राइम कॉस्ट. जैसे आप प्राइमरी डिपार्टमेंट में थे स्कूल में अप टू 5th क्लास, तो उस डिपार्टमेंट का नाम डाल दिया जी. 5वीं क्लास तक कोई होगा तो उसको प्राइमरी डिपार्टमेंट बोलेंगे. मैंने कहा इसका नाम है प्राइम कॉस्ट. अच्छा, प्राइम कॉस्ट के बाद आप प्राइमरी डिपार्टमेंट के बाद मिडिल डिपार्टमेंट में जाओगे तो अल्टीमेटली हम फिर मिडिल डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. फैक्ट्री में चले जाओगे, फैक्ट्री में आवाज़ें आएंगी, मशीनें चलेंगी, धाएं धाएं धाएं. आज मैं आपको फैक्ट्री भी दिखाऊंगा. वर्कर्स होंगे, फोरमैन होगा, सुपरवाइजर होगा, बिजली होगी, करंट होगा, बड़ा कुछ होगा बेटे. ऑयल, ग्रीस, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग, तो उसको हम बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स. अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम होंगे वर्क्स ओवरहेड्स वगैरह, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. अच्छा, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स में हम इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे, देखेंगे. इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखेंगे. I think if I'm not wrong, you know, in the lecture number 3 or 4 in the intro series, मैंने जब intro series के lectures लिए थे तो 3rd या 4th lecture में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है और डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है. एक बच्चा कहता सर मैंने ना वो लेक्चर किया नहीं. कोई बात नहीं बेटे, आज थोड़ा सा मैं रिवीजन करके हल्का सा बताऊंगा. ठीक है जी. उसके बाद हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है बेटा. लिखना नहीं है अभी, तो नहीं लिखना, नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे. ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है. अच्छा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP. क्या होती है WIP मुझे नहीं पता. फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है. उसमें ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स. व्हाई वी एडेड मुझे नहीं पता, बट अभी मैं प्रोसेस जो बताऊंगा, अपनी कहानी जो बताऊंगा, उससे आपको सब कुछ बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा माइंड में, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट, उसके बाद ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, फिर मैं उसमें भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे. और लास्ट में आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऑफिस कॉस्ट भी कह सकते हैं. उसमें हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर देंगे. एंड देन आई विल कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो मैंने सामान बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है. ठीक है जी. तो उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आके ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों ऐड कर देंगे. और लास्ट में आ जाएगा बेटे कॉस्ट ऑफ सेल्स. और फिर कुछ भी नहीं करेंगे बेटे, प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा. आप बिल्कुल भी घबराएं मत, जो मैंने बताया है कुछ नहीं घबराएं. हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, हवन करेंगे और सब समझ आ जाएगा. चलिए जी, मेरी कहानी किस्मत की अब शुरू होती है. मैं पहली बॉल आपकी तरफ फेंकता हूं. मैं बोलता हूं कि दैट इन अकाउंट्स, इफ आई से ब्रॉडली, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. वन इज फाइनेंशियल अकाउंट्स विच यू आर ऑलरेडी डूइंग फ्रॉम क्लास 11th. कॉस्ट अकाउंट्स अब करना पड़ा ना बेटे. फाइनेंशियल अकाउंट्स तो 11th क्लास ही करते आ रहे हो. तो फाइनेंशियल अकाउंट्स की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का बेस क्या है? बेस, बेबी को बेस पसंद है. इसी तरह से कॉस्ट अकाउंट का बेस क्या है बेटे? फाइनेंशियल अकाउंट्स का बेस है जनरल एंट्रीज, और कॉस्ट अकाउंट्स का बेस है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट, जो आज मैं प्रिपेयर करने जा रहा हूं. इसका मतलब आज अगर आपने ध्यान से सुन लिया ना, लॉजिकली रिलेट कर लिया. अब एक बच्चा कहता सर मेरे को कॉस्ट शीट आती है, मैंने पहले बड़े सारे क्वेश्चंस किए. बेटे दावा इस बात का कि आज के आने वाले 15-20 मिनट आपने ध्यान से मेरी बातों को सुना, तो जिस तरह से मैंने बताया, जो फ्लो मैंने बताया, जो कंसेप्ट मैंने किए, जिस तरह से रिलेशनशिप डेवलप किया, आज तक नहीं की होगी. और आपको कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे बेटे.
मेरी कहानी है, आप बस ऊपर लिखो ना, फर्स्ट पॉइंट लिखो। मैंने अभी तक बता भी दिया, मैंने कहा जी फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया अकाउंटिंग में दो पार्ट्स हैं, वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेस है जनरल एंट्रीज और कॉस्ट अकाउंटिंग का बेस है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट। आई थिंक यहां तक तो हम सबको पता ही है। मैं आ गया कुछ और आगे। कॉस्ट शीट है क्या यार? जैसे हम वहां पे अकाउंट्स बनाते हैं ना फाइनेंशियल अकाउंट्स में, ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में हम शीटें बनाएंगे, शीट्स बनाएंगे। हम एक कागज लेंगे, वाइट पेपर लेंगे और उसमें कॉस्ट को लिखना शुरू कर देंगे, उसके ब्रेकअप को लिखेंगे। जैसे आप हिल स्टेशन में, आउट ऑफ स्टेशन में घूमने जाते हो, घूमने के बाद जब वापस आते हो तो पूरी कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हो कि घर से निकले तो कितनी कन्वेंस लगी, फिर वहां पे गए तो कितनी कन्वेंस, रास्ते में क्या खाया, लॉजिंग के कितने पैसे दिए, बोर्डिंग के कितने पैसे दिए, स्नैक्स कितने खाए, पराठे कितने खाए, घूमने कहाँ गए, वापस कैसे। इट मीन्स आप सभी कॉस्ट की ब्रेकअप करते हैं और एक शीट में लिखते हैं। इट इज ऑन द सेम वे अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी अपनी शीट में सारे खर्चों को लिख देगी। सारे खर्चे जिस शीट में लिखे जाते हैं, जिस पेपर में लिखे जाते हैं, बेटे जिस शीट, उस शीट का नाम है कॉस्ट शीट। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने उसी शीट की बातें करूंगा। तो देखिए जी, मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, आपने भी लिखना है, कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट इन विच, कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट इन विच कॉस्ट ब्रेकअप एंड कॉस्ट बिल्डअप। जहां पे दो चीजें मिलेंगी आपको, जहां पे दो चीजें मिलेंगी, एक तो कॉस्ट का ब्रेकअप मिलेगा और एक कॉस्ट का बिल्डअप मिलेगा, कॉस्ट की एक्यूमुलेशन मिलेगी। कॉस्ट को हम पहले तोड़ेंगे और फिर इकट्ठा कर देंगे। अच्छा, जब मैं इकट्ठा करूंगा ना तो बड़े तरह की नई नई तरह की कॉस्ट आएंगी। जैसे अलादीन का चिराग होता है, उसको रगड़ते हैं तो जिन बाहर आ जाता है। बिल्कुल ऑन द सेम मैनर व्हेन आई एक्यूमुलेट, व्हेन आई बिल्ड अप द कॉस्ट, तो एक बार जो कॉस्ट आएगी, जैसे अभी अभी आपने देखा, उस कॉस्ट को हम कहेंगे प्राइम कॉस्ट, फिर आएगी फैक्ट्री कॉस्ट, फिर आएगी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, फिर आएगी नेट फैक्ट्री कॉस्ट, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, देन कॉस्ट ऑफ सेल्स। सब कुछ आएगा और भूपेश आनंद एक एक बात को क्लियर कर देगा। तो सेकंड पॉइंट आप लिखें, कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट इन विच कॉस्ट ब्रेकअप मिलेगा एंड कॉस्ट बिल्डअप मिलेगा। आपको दो चीजें मिलने वाली है जी कॉस्ट शीट में। इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ दीज थिंग्स। तो इसमें देयर विल बी टू थिंग्स, वन इज कॉस्ट ब्रेकअप एंड सेकंड इज कॉस्ट बिल्डअप। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं, कॉस्ट ब्रेकअप एंड कॉस्ट बिल्डअप, दोनों चीजें मिलने वाली है। एक ऐसी शीट बनाएंगे, इसको लॉजिकली समझाने के लिए मुझे 3 लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। कोई है माइका लाल, यूट्यूब में आप चेक कर लेना बेटे, जिसने 3 लेक्चर्स में कॉस्ट शीट बताई हो, खाली लॉजिक्स, कंसेप्ट्स, रिलेशनशिप्स। चलिए जी, मैं बताऊंगा। फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने लिखा जी, मैंने लिखा जी फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के कंसेप्ट को समझने के लिए मुझे कुछ प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए। जैसे हेड बॉय स्कूल का बनने के लिए यू शुड हैव प्री रिक्विजिट्स कि आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अच्छी हैं, आप गुड अपेयरिंग हो, आप गुड लुकिंग हो, आप हाइट वाइज अच्छे हो, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज हैं। सिमिलरली फॉर प्रिपेयरिंग अ कॉस्ट शीट, बिकॉज आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द कॉस्ट, I want to calculate the cost of a product, I want to calculate the cost of that service which I am rendering। मैं इस समय अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं एक लेक्चर की कॉस्ट निकालने के लिए मुझे कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, तभी मैं अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकता हूं। देन ओनली आई कैन से कि भाई डाबर च्यवनप्राश, ये डाबर च्यवनप्राश 1 किलो का जो पैक है, इसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। रूह अफ़ज़ा का जो शरबत आप पीते हैं बेटे, उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, उसके लिए आपके माइंड में कुछ बातें पहले से पता होनी चाहिए अगर आपको रूह अफ़ज़ा की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। चलिए जी, तो पहली बात जो मैंने ऑलरेडी आपको अपने लेक्चर में बताई है, दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ
बड़े डिटेल्ड में बेटे मैंने 1-1.5 घंटा लगाया था खाली इस बात को बताने के लिए लेक्चर 3 या 4 में, जो मैंने यूट्यूब में ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड दैट हाउ वी कैन क्लासीफाई द कॉस्ट कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मैनर्स, on the basis of behavior, on the basis of cost, on the basis of traceability, on the basis of decision making. मैंने बड़े सारे मेथड्स बताए थे, उसमें से एक क्लासिफिकेशन बताई थी कि कॉस्ट को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये कॉस्ट है डायरेक्ट कॉस्ट और ये कॉस्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली फिनिश प्रोडक्ट के साथ, जो डायरेक्टली जो आउटपुट है उसके साथ मोहब्बत करती है, 2.5 अक्षर प्रेम के, जो डायरेक्टली ट्रेसेबल है, अगर हम नेम से देखें तो दैट इज नेम्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट। जैसे मैं इस समय आपका लेक्चर ले रहा हूं, मैं इस समय खड़ा हूं, मेरी 1 घंटे की कॉस्ट 5,000 रुपए की है, तो ये कॉस्ट मेरी डायरेक्टली इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने में लगी है। इस समय जो प्रोजेक्टर की, इस समय जो इलेक्ट्रिसिटी की, इस समय जो भी कॉस्ट लग रही है बेटे वो डायरेक्ट है, बट इसके साथ साथ कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लग रही है। मैंने आपको बताया था कि जिस रूम में मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उसका रेंट पे करता हूं। अब वो रेंट में खाली इस लेक्चर के लिए नहीं दे रहा, उसमें तो मैं पूरा दिन रिकॉर्ड करता रहता हूं। It means that is indirect cost. I have given a very beautiful way, in order to find out that whether it is a direct cost or whether it is an indirect cost. If the cost and the output, finished output I am talking of, if they are directly related, अगर उनमें प्यार है, जैसे मैं कहता हूँ आलिया भट्ट में और रणबीर कपूर में मैरिज हो गई, अब तो प्यार है, तो इसका नाम है डायरेक्ट रिलेशनशिप। बट अभी भी रणबीर को कभी कभी कैटरीना का फोन आ जाता है और कभी कभी रणबीर कैटरीना को फोन कर देता है, तो मैं कहूँगा दैट इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। सो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको ये बताना है कि बिफोर प्रिपेयरिंग अ कॉस्ट शीट यू शुड नो हाउ वी कैन क्लासीफाई द कॉस्ट। तो बेटे आप रजिस्टर ओपन करें, ये बात लिखनी है, ये बात सभी ने लिखनी है बेटे। 3rd पॉइंट भी लिखना है, आपने 1st पॉइंट लिखा, आपने 2nd पॉइंट लिखा, अभी विकिपीडिया दिखाऊंगा और आज एक गाना दिखाऊंगा कैटरीना का भी, करीना का भी। आइए बेटे, आज रोकना नहीं है मेरे को आपने। फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट शीट, मैंने कहा जी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट इन नेचर एंड इनडायरेक्ट इन नेचर। मैंने नीचे छोटा सा लिख दिया ट्रेसेबल, जो कॉस्ट आप ट्रेस कर सकते हैं, जो कॉस्ट आप ढूंढ सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, उसका नाम है ट्रेसेबल। आप समझ रहे हैं, ट्रेसेबल। एंड द कॉस्ट विच कैन नॉट बी ट्रेसेबल, जिसको आप देख नहीं सकते, विच इज नॉट ट्रेसेबल, उसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब मैंने आपके लास्ट लेक्चर में ये बात बताई थी दैट whenever you want to prepare a cost sheet, because it has an importance in different chapters, in different methods, whether doing a single output, whether you are doing reconciliation, whether you are doing process costing, job order costing, hardly it matters, in all the chapters you have to be aware of cost sheet. तो एक छोटा सा पॉइंट आप सबने लिखना है, ऊपर वाली बात को तो मैंने जल्दी से नीचे ले गया, आप हेडिंग लिखिए इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट इज ABCD, ऐसा समझ लें, इट इज ABCD to Z, सिंपल के अल्फाबेट्स हैं कॉस्ट शीट, ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUV अप टू Z। जैसे आप एक वर्ड बनाने से पहले, जब आप स्कूल में गए थे तो आपको वर्ड से पहले, पूरा वर्ड बनाने से पहले अल्फाबेट बताए गए और उस अल्फाबेट को जोड़ा गया तो वर्ड आया, वर्ड को जोड़ा गया तो सेंटेंस आया, सेंटेंस को जोड़ा गया तो आपने ऐसे प्रिपेयर किया। आज मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला अल्फाबेट बताने जा रहा हूं और उसका नाम है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट, तो कॉस्ट शीट का जन्म बहुत पहले हुआ बेटे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से पहले का हुआ होगा, क्योंकि कॉस्ट का मतलब है खर्चों का तोड़ना, खर्चों का ब्यौरा, उनको इकट्ठा करना, तोड़ तोड़ के अलग अलग चीजों में देखना और उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना। ठीक है जी, तो मैं आ गया जी 5th पॉइंट में। कॉस्ट शीट का मैंने यहां पर क्या लिखा बेटे, डेफिनेशन लिखी है बड़ी प्यारी सी, आप लिखेंगे। एक बच्चा कहता है सर MCQ के पेपर में भी लिखना है, मैंने कहा जी MCQ में तो जरूरी लिखना है, क्योंकि वहां पर आपकी जो नॉलेज है ना बड़ी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वह आपको 3 ऑप्शंस 4 ऑप्शंस आएंगे और सारे एक जैसे मिलते जुलते होंगे। आप जब तक क्लियर पूरे नहीं होंगे आप एक्यूरेट आंसर को देख ही नहीं सकते यार। तो लिखो, कॉस्ट शीट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड
सिस्टम के हिसाब से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑफ कॉस्ट ब्रेकअप। कॉस्ट शीट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट ब्रेकअप। मतलब हम सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट के ब्रेकअप को। जैसे ब्रेक डांस होता है ना, ब्रेक डांस, हम हर पार्ट को ब्रेक करते हैं, हर कॉस्ट को ब्रेक करेंगे और फिर बिल्डअप ऑफ द प्रोडक्ट्स। जो भी हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या जो भी हम सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, आराम से बेटे, all the products which we are manufacturing and all the services which we are rendering, it is a breakup and it is a build-up of the cost. That systematic recording in a sheet is named as cost sheet. अच्छा, इसको करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा याद करा दूं, दो प्रीरिक्विजिट्स हैं। एक तो आपको पहला प्रीरिक्विजिट है, यू शुड नो हाउ टू क्लासिफाई द कॉस्ट इन द डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। हाउ आई कैन से दैट दिस मटेरियल इज डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि कॉस्ट शीट में हम क्या करेंगे, पहले डायरेक्ट कॉस्ट को लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट का डायरेक्ट इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरी कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट में। जैसे ये मान लेते हैं मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक पेन है, तो बेटे इसकी डायरेक्ट कॉस्ट जो होगी इस पेन को बनाने की, या ये जो रिमोट है मेरे पास, इसकी डायरेक्ट कॉस्ट जो होगी, या ये जो कैलकुलेटर है मेरे पास, बेटे ये जो कैलकुलेटर है, मैं इसमें जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसको अलग लिखूंगा, और इस कैलकुलेटर को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में जो इनडायरेक्ट कॉस्ट आई है उसको अलग लिखूंगा, क्योंकि मेजर कंपोनेंट इस कैलकुलेटर की प्राइस में उस डायरेक्ट कॉस्ट का होता है। यू आर गेटिंग अ पॉइंट। और अगर डायरेक्ट कॉस्ट जरा सी भी हिली तो बेटे पूरी कॉस्ट हिल जाती है। तो मैं आज के बाद जो भी मेथड फॉलो करूंगा, whether it is process costing, whether it is job costing, whether it is contract costing, whether it is process costing, whether it is single output costing, I should firstly write down that how much is my direct cost. इसलिए you should know the classification that cost can be direct or indirect. तो आइए, मैं भूपेश आनंद, बेटे ऑलरेडी ये बताया हुआ है, फिर भी मैं चाहता हूं कि खर्चों को आपको पता होना चाहिए कि कौन से खर्चे डायरेक्ट हैं और कौन से खर्चे इनडायरेक्ट हैं। मैंने आपको अभी भी कहा, डायरेक्ट कॉस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, सो यू शुड नो। अब पेप्सी आप पीते हैं तो बेटे उसमें जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पेप्सी को उसको अलग से सेपरेटली कैलकुलेट करता है, बिकॉज अगर वो हिल गई तो पूरी पेप्सी की कॉस्ट हिल जाएगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट अगर हिली या नहीं भी हिली तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता बेटे। आप ये बताओ, एक हाथी है, उसके ऊपर एक मक्खी बैठी हुई है, अब मक्खी बैठे या ना बैठे हाथी को क्या फर्क पड़ता है? हाथी इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, मक्खी इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो आपको एज ए अकाउंटेंट कॉस्ट शीट बनाने से पहले, बेटे अभी कॉस्ट शीट शुरू नहीं करी, मजे की बात देखो, अभी तो आपको गर्म कर रहा हूं। अभी आपको मैं आपको अभी पूरा एक समा बांध रहा हूं कि भाई ये है कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट में आपको सभी कॉस्ट लिखने हैं, उनके ब्रेकअप लिखने हैं, उसको बिल्डअप करेंगे, बट आपको पहले डायरेक्ट कॉस्ट लिखनी है और इनडायरेक्ट कॉस्ट फिर बाद में लिखनी है। इट मीन्स डायरेक्ट कॉस्ट में आपको पहले देखना है कि मटेरियल में डायरेक्ट कितना है और इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है, लेबर में डायरेक्ट लेबर कितनी है और इनडायरेक्ट लेबर कितनी है, एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं। अब एक बच्चे ने मेरी वो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट वाली क्लास की नहीं थी, उसको लगा यार पता नहीं है तो मास्टर बता नहीं रहा, आगे बढ़ता जा रहा है डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल। बेटे आप वो लेक्चर देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन स्टिल मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा, हिंट दूंगा कि आपको थोड़ा आइडिया क्लियर हो। मैंने उस ज़माने में जब वो लेक्चर लिया था तो मैंने दो चीज़ों का एग्जाम्पल लिया था, वन इज़ लक्सर पेन एंड सेकेंड इज़ लीवाइस जीन। आज भी मैं वही एग्जाम्पल से आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है जी। आइए, मैं सबसे पहले आ गया जी डायरेक्ट मटेरियल में। डायरेक्ट मटेरियल मैं सबसे पहले आया डायरेक्ट मटेरियल। इट मीन्स आप कुछ भी कॉस्ट शीट बनाएंगे या कोई भी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें मटेरियल का खर्चा होगा, तो उसमें मटेरियल एक तो डायरेक्ट होगी और एक इनडायरेक्ट होगी। अब किसको डायरेक्ट बोलेंगे और किसको इनडायरेक्ट बोलेंगे वो मैंने ऑलरेडी बताया, फिर भी आप लिखेंगे 1-to-1 रिलेशनशिप ऑफ इनपुट विद आउटपुट। एक साथ रिलेशनशिप है, अगर हम इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट बढ़ जाएगी, इनपुट कम करेंगे तो आउटपुट कम हो जाएगी।
जैसे मैंने मैदा खरीदा छोले भटूरे बनाने के लिए, मैदा खरीदा, भटूरे बन गए, बढ़ गए। इट मीन्स दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, वन टू वन रिलेशनशिप। इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। जैसे लीवाइस जीन्स के लिए मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मैं क्लॉथ को बढ़ा दूं तो नंबर ऑफ जीन्स बढ़ जाएंगी, बट अगर आप जीन्स में देखें जिप होती है, जिप को बढ़ा दूं तो नंबर ऑफ जीन्स नहीं बढ़ेंगी, बटन को बढ़ा दूं तो नंबर ऑफ जीन्स नहीं बढ़ेंगी, धागे को बढ़ा दूं, थ्रेड को बढ़ा दूं तो नंबर ऑफ जीन्स नहीं बढ़ेंगी। इट मीन्स इफ आई इंक्रीज इनपुट then it is not necessary that my output will also increase, but if due to increase in the input there is a change, there is a increase in my output, then I will say, तब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मटेरियल है इसका नाम है डायरेक्ट मटेरियल। पूरी पिक्चर देखनी हो तो वो लेक्चर देखना चाहिए। मैंने एग्जांपल में लिखा लग्जर पेन एंड लीवाइस जीन्स। बेटे उस लेक्चर में मैंने आपको 4 कंडीशंस दी थी या 3-4 कंडीशंस बताई थी, और मैंने कहा था whenever as a accountant you want to find out that whether this material is a direct material or whether this material is an indirect material, you have to see that whether these conditions are being fulfilled. I think Levi's jeans के केस में मैंने आपको वो कंडीशंस बताई थी। एक बार वो कंडीशंस लिख लेते हैं। मुझे मालूम है आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने वो मेरा इंट्रो लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट वाला जो यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोडेड है आपने देखा हुआ है, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि एक बार आप मेरी बात को आज फिर सुने। देयर आर 3 कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। बेटे 3 बातों को पूरा करना है, 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। अगर ये तीनों फुलफिल हो गई, 1 and 2 and 3 एंड है, एंड का मतलब ये भी और ये भी और ये भी, तीनों 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 अगर फुलफिल हो गई तो मैं कहूंगा इट इज अ डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा ये समझ आ गया ना, तो आपको फिर डायरेक्ट लेबर समझ आ जाएगा, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस समझ आ जाएगा। अच्छा जब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस समझ आ गया तो इसके बाद जो भी कुछ बचा वो इनडायरेक्ट ही होगा। तो बेटे ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, इस समय मोबाइल फोन बिल्कुल ऑफ कर दीजिए, कमर बिल्कुल सीधी कर दीजिए। देखिए बिल्कुल इस समय आप नदी के बीच में, आप मानिए कि आप, मैं डॉक्टर हूं और आपका ऑपरेशन हो रहा है, भगवान ना करे आपका हो, रामलाल का ऑपरेशन हो रहा है, और बेटे मैंने ऑपरेशन कर दिया लेकिन अभी स्टिचेस नहीं लगाए। बेटे अब स्टिच नहीं लगाया, रामलाल अगर उठ गया तो देखिए क्या हालत होगी। आपको इस समय वॉशरूम के लिए भी नहीं उठना। पहले आप मेरी बात को लिखें। कंडीशन नंबर 1, डायरेक्ट मटेरियल हम उसको बोलेंगे जो डायरेक्टली ट्रेसेबल है, जो डायरेक्टली दिखता है, जो आंखों से दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है। सुना होगा आपने। इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन इज इट शुड बी डायरेक्टली ट्रेसेबल। कंडीशन नंबर 2, दैट मटेरियल विच इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिनिश गुड, जो फिनिश गुड का मतलब आउटपुट का, जैसे आप भटूरे बनाते हैं तो भटूरे में आपने जो मैदा 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 आपने बनाया, डायरेक्टली आपको दिखता है भटूरों में कि भाई ये मैदे के बने, दैट बिकम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिनिश गुड। कंडीशन नंबर 3, एंड इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स। तीनों कंडीशंस लिख रही है। जो बच्चे चालाक है ना वो नहीं लिख रहे, जो सहज भाव के हैं, शांत भाव के हैं, समझदार बच्चे हैं, होनहार बलवान के होते चिकने पात, जो लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना बेटे, उनकी बातों से पहले ही पता चल जाता है यार बच्चा बहुत आगे जाने वाला है। तो मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप लिख रहे हैं इस समय। क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज फॉर प्रिपेयरिंग अ कॉस्ट शीट। बेटे आपको हलवा बनाना मूंग की दाल का, अभी हलवा बनाना शुरू नहीं किया, कॉस्ट शीट बनानी शुरू नहीं की, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि हलवे के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। मूंग की दाल चाहिए, घी चाहिए, ये चाहिए, बादाम चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करते हैं, हाउ मच इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड हाउ मच इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैंने इस समय डायरेक्ट मटेरियल में हूं, मैं ये कहता हूं, मैं ये कहती that if you fulfill all these 3 conditions, that first is it should be directly traceable. It means that material which is directly traceable, आप डायरेक्टली देख सकते हैं। जैसे आप बटन को देख सकते हैं जीन्स में, आप जिप को देख सकते हैं, आप क्लॉथ को देख सकते हैं, आप धागे को देख सकते हैं। इट इज डायरेक्टली ट्रेसेबल। अच्छा डायरेक्ट मटेरियल है या नहीं वो डिपेंड करता है कि वो तीनों बातें फुलफिल कर रहा है या नहीं। दूसरी कंडीशन, इट बिकम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट।
तीसरी कंडीशन, इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो मैंने एक एग्जांपल वही वाला लिया जो आपको उस समय मैंने उस लेक्चर में बताया था कि भाई लीवाइस जीन्स है, उस लीवाइस जीन्स में आपने क्लॉथ भी लगाया, कपड़ा लगाया, फिर आपने बटन लगाया, फिर आपने जिप लगाई, फिर आपने थ्रेड लगाया। 4 चीजें ही होती है बेटा। आप बताओ, कुछ और नहीं होता तो बता दो। अच्छा आप ये बताओ, जब आप क्लॉथ लगाया तो कंडीशन नंबर 1 है, क्या कंडीशन नंबर 1 है? वेदर इट इज डायरेक्टली ट्रेसेबल। यस इट इज डायरेक्टली ट्रेसेबल, आप डायरेक्टली देख सकते हो। बेटे कपड़े के तो पैसे होते हैं जीन्स में कि किस तरह का कपड़ा लगा है ना। अच्छा अब आपने थ्रेड लगाई, थ्रेड धागा, धागा धागा कच्चे धागे प्यार के, क्या लगता है धागा दिखता है जीन्स की बनावट में? हाँ दिखता है बेटे। धागे की भी बड़ी कीमत होती है कि किस तरह की आपने उस तरह में सिलाई की है। धागा इज ऑल्सो अ वेरी ट्रेसेबल। अच्छा जो जीन में बटन लगा होता है बेटे, बटन लगा होता है, बटन क्या ट्रेसेबल है? हाँ ट्रेसेबल है। अच्छा जीन्स में जिप लगी होती है, क्या जिप ट्रेसेबल है? हाँ ट्रेसेबल है। इसका मतलब ये जो 4 मटेरियल के पार्ट हैं फॉर प्रिपेयरिंग जीन्स, all are traceable, but we have to see that whether all the conditions are being fulfilled। हमें ये देखना है कि क्या सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? आप देखो बेटा, दूसरी कंडीशन है इट शुड बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिनिश गुड। आइए जी, क्लॉथ इंटीग्रल पार्ट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटे। क्लॉथ सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीन्स में, बट बटन एक इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता, जिप ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, धागा भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। तो मैंने बटन में धागे में जिप में क्रॉस 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 कर दिया है। अच्छा तीसरी कंडीशन क्या है? वेदर इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स। बेटा आप मुझे बताओ, जीन्स आपने खरीदी होंगी, आप जीन्स में जिप को देखकर जीन खरीदते हो या बटन को देखकर खरीदते हो या धागे को देखकर खरीदते हो या उसके कपड़े को देखकर खरीदते हो? बेटे कौन सी चीज उसकी ज्यादा वैल्यू को बढ़ाती है? क्लॉथ। तो क्लॉथ में तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई, जिप में नहीं हुई, थ्रेड में भी नहीं हुई, बटन में भी नहीं हुई। इट मींस अगर मटेरियल में तीनों बातें पूरी हो जाएं तो मैं तेरा तू मेरी, इट विल बी नेम्ड एज डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा एक भी बात पूरी ना हो या 2 भी बातें पूरी ना हो तो आई विल से इट इज इनडायरेक्ट मटेरियल। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। अच्छा बेटा पूरी पिक्चर तो मैंने दिखाई है अलग से, है ना। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट में आ गया, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर। अच्छा मैंने इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं बताया। देखो बेटे मैंने यहां लिख दिया, वैसे मैंने कहा बटन इज इनडायरेक्ट, जिप इज इनडायरेक्ट, थ्रेड इज इनडायरेक्ट। बेटे सीधी सी बात है, मैं अगर डिफाइन कर दूं कि ये डायरेक्ट है तो जो उसके अलावा मटेरियल है वो इनडायरेक्ट नहीं होगा। तो इसमें समझाना क्या है? जिसमें तीनों कंडीशंस पूरी ना हो ऐसे मटेरियल को इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। मोटी सी बात, आगे चलिए। लेबर, लेबर मैंने कहा जी लेबर इज द ह्यूमन एफर्ट। मेहनत है बेटे, ह्यूमन एफर्ट। तो जो ह्यूमन एफर्ट रॉ मटेरियल में लगता है और उस क्लॉथ से आप जीन में कन्वर्ट कर देते हो, ह्यूमन एफर्ट लगता है बेटे। वर्कर्स बैठते हैं, सिलाई होती है, कटिंग होती है, फिर उसके बाद स्टिचिंग होती है। वो जो वर्कर करते हैं, जो उस कपड़े को जीन्स में कन्वर्ट करते हैं, उसका नाप होता है, साइज होता है, रेडीमेड जीन्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं दैट इज ह्यूमन एफर्ट। और जो ह्यूमन एफर्ट डायरेक्टली उस फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में लगता है, जो ह्यूमन एफर्ट डायरेक्टली प्रोडक्शन में लगता है, उस ह्यूमन एफर्ट को बोलते हैं लेबर, डायरेक्ट लेबर। अच्छा मान के चलते हैं कि आप एक फैक्ट्री में घूम रहे हो, उसमें बहुत सारे वर्कर्स हैं। अच्छा वर्कर्स जो है ना कई बार हरामी किस्म के होते हैं, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई गप मार रहा है, कोई मोबाइल फोन में बातें कर रहा है। अब बार बार इन सबको चेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये काम नहीं करेंगे ढंग से तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन भी नहीं होगी। तो हमने क्या किया, एक सुपरवाइजर रखा कि भाई इन सबको ध्यान दो। तो बेटे जो सुपरवाइजर है वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, इन वर्कर्स को टोक रहा है
काम ढंग से करो, खड़े हो जाओ, मोबाइल फोन बंद करो, बीड़ी सिगरेट मत पियो। ये कौन कर रहा है? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर इज ऑल्सो डूइंग ह्यूमन एफर्ट, but that human effort is not directly related with the production. I will say that human effort is named as indirect labor. Getting a point? तो डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में डिफरेंस है। ऐसा ह्यूमन एफर्ट जो प्रोडक्शन के साथ सीधा सीधा मोहब्बत करता है, जो प्रोडक्शन के साथ सीधा सीधा प्यार करता है, आई विल से इट इज नेम्ड एज डायरेक्ट लेबर। और तो मैंने पिक्चर बेटे अपने उस लेक्चर में बताई हुई है, तो आप लिखें लेबर इज अ ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन एफर्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। ऐसा ह्यूमन एफर्ट which is directly involved in production is direct labor. जैसे वर्कर्स, लेबर which is not directly involved in production, जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली रिलेट नहीं करता, आहा, सुपरवाइजर, उसको इनडायरेक्ट लेबर बोलते हैं बेटे। एक्सपेंसेस में आ गए बेटे, एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस बेटे आपको पता है मैंने कहा था कॉस्ट शीट का फॉर्मेट दिखाया है, बनवाया नहीं, बट मैंने कहा भाई कॉस्ट शीट को बनाने से पहले मूंग की दाल का हलवा बनाना, तो पहले समझ तो लो मूंग की दाल का हलवा बनेगा कैसे। एक्सपेंसेस जो मटेरियल नहीं है, जो लेबर नहीं है, जैसे मैंने रेंट पे किया, इंश्योरेंस पे की, इलेक्ट्रिसिटी पे किया, छोटे मोटे खर्चे हुए, चाय पिलाई, झाड़ू खरीदा, साबुन खरीदा, मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, झाड़ू पोछा लगवाया, दैट इज एक्सपेंस। बेटे ऐसे एक्सपेंस जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं प्रोडक्शन से। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने पेन बनाया लग्जर का, और लग्जर का पेन बनाया, रेनॉल्ड का पेन बनाया, आपने एक पेन बनाया तो रेनॉल्ड वाले को उसकी रॉयल्टी पे की, या आपने मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ली, आपने एक बर्गर बनाया मैक वेजी, और आपने उस एक बर्गर की फ्रेंचाइजी रॉयल्टी पे की, तो मैं कहूंगा इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। और मैंने आपको लॉजिकली बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंस बहुत कम होते हैं, बट स्टिल बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन यू, तो मैंने आपको फ्रेंचाइजी फीस की बात की, रॉयल्टी फीस की बात की, रेनॉल्ड की बातें की, मैकडोनल्ड्स की बातें की। बेटे वो आप लेक्चर देखोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये तो मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि जो बच्चों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मेरी उस समय नहीं देखी, वो बेशरम बच्चों के लिए थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। तो आप लिखें डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली ट्रेसेबल, जैसे रॉयल्टी पेमेंट, मिक्की माउस। अच्छा आप ये बताओ, क्या आप अपने आप अमिताभ बच्चन की या शाहरुख खान की फोटो अपनी प्रोडक्ट में लगा सकते हो? क्या मैं एज ए भूपेश आनंद अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो क्या मैं अमिताभ बच्चन की फोटो और भूपेश आनंद की फोटो हाथ में हाथ मिलाते हुए लगा सकता हूँ? नहीं बेटे, आप आई हैव टू पे द रॉयल्टी टू अमिताभ बच्चन, आई हैव टू पे द रॉयल्टी टू, जैसे बैजूस वाले कर रहे हैं, बैजूस वाले शाहरुख खान को यूज कर रहे हैं, उसके नाम को यूज कर रहे हैं, उसकी फोटो लगा रहे हैं, तो दे हैव टू पे रॉयल्टी टू शाहरुख खान। तो दोज एक्सपेंसेस, दोज खर्चा, ऐसे खर्चे जो ना तो मटेरियल होते हैं, जो ना लेबर होते हैं, बट वो खर्चे हैं, उनको बोलते हैं बेटे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और हम उनको कहेंगे। अच्छा इसके अलावा कोई और एक्सपेंसेस होंगे तो उसका नाम है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब मेरी बात समझ रहे हैं, बड़े प्यार से एक्सप्लेन करूंगा बेटे। अब बेटे मैंने आपको ईमानदारी से बात करूं तो एक बात ये बतानी है कि आप सभी अभी तक जो भी कुछ बताया नोट करेंगे ना, तभी बेनिफिट होगा। और मैं बेसिक एक असम्पशन लेके चल रहा हूँ दैट आई वांट टू डिस्कस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए समझ आ गया तो फिर तो बाकी सब कुछ समझ आ ही जाएगा। इट मीन्स फॉर कॉन्टैक्ट इंडस्ट्री, फॉर जॉब इंडस्ट्री, फॉर बैच पीपल, फॉर सर्विस इंडस्ट्री, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा है। तो मैंने इसलिए अजम्पशन लिया, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम अजम्पशन लेते हैं ना कि पिच 22 स्क्वायर यार्ड की है, बैट का ये साइज है, बॉल का ये साइज है, ऐसी विकेट्स होंगी। ऑन द सेम बेसिस मैं ये अजम्पशन ले रहा हूं दैट यू वांट टू प्रिपेयर, वी वांट टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, कि एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है उसकी कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे। आइए दोस्त, अभी तक आई थिंक जो भी कुछ बताया बड़ा प्यारा था
बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं आपको हल्का सा एक पॉइंट और आगे बताना है, उसके बाद लेक्चर कंप्लीट है बेटा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, पॉइंट नंबर 9 है जी, पॉइंट नंबर 9 है। एक बच्चे ने ना 8वां पॉइंट नहीं लिखा, वो कहता पॉइंट 9 कहाँ से आ गया, वो बेवकूफ़ बच्चा है, कमर सीधी करके नहीं बैठा ना वो। फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, so I am discussing for a manufacturing entity, whether it is the Nerolac paints, whether it is Apollo tires, whether it is JK Cements, whether it is Fevicol Pidilite, whether it is Tata Steel, whether it is Maruti Suzuki, कुछ भी बेटे मैं आपको यही बातें सिखाने जा रहा हूँ। आप समझ रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि आपको Nerolac पेंट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ अ पेंट फॉर Nerolac पेंट्स, because Nerolac Paints is a manufacturing company, it is a manufacturing entity. Whether I want to tell you something about how we can calculate a cost for Ertiga, WagonR in case of Maruti Suzuki, or how to calculate the cost of Xiaomi. बेटे मोबाइल फोन की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करता है आईफोन वाले, एप्पल कंप्यूटर्स, सब कुछ समझ आ जाएगा अगर आपने ध्यान से मेरे पूरे लेक्चर की कॉस्ट को कैलकुलेट किया। एंड विकिपीडिया, बेटे हम बड़ी प्यारी सी बातें डिस्कस करेंगे, मैं कॉस्ट की बातें बताऊंगा जो अभी बता ही रहा हूं। फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट आई हैव टू टेक डिफरेंट पॉइंट्स इनटू अकाउंट, सो इन प्रोडक्शन, रिटेल एंड रिसर्च आई टेक इनटू डिफरेंट फील्ड्स, यू नो, उनके बेसिस पे हम काम करते हैं और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट। मैं चाहता हूं कि आपको सभी का रियल केस स्टडी बताऊं यार, रटना कुछ है ही नहीं। अच्छा रटना होता तो मैं अभी तक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको बताता, आपको याद भी करा चुका होता, एंड यू कुड हैव लर्न द एग्जांपल्स, क्वेश्चंस ऑन दैट, बट माय ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू डू रट्टाफिकेशन। आपको लॉजिकली बातों को समझाना है, फिर समझ आ गया तो याद करेंगे। चलिए जी, आइए मैं कुछ और आगे चल रहा हूं। मैं भूपेश आनंद, मैं चाहता हूं कि आप सभी पहले पॉइंट नंबर 9 लिख लें। फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, any manufacturing entity, if I want to calculate the cost, so I will be taking a case study. मैं इस समय आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट सी केस स्टडी को ले रहा हूं, बड़ी प्यारी सी केस स्टडी है जी, आपने ध्यान से सुनना है, देखना है कि मैं क्या कह रहा हूं केस स्टडी में, क्योंकि उस केस स्टडी की हेल्प से ही बड़ी सारी बातें मैं इनडायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने अज्यूम किया, सपोज ड्यूरिंग द ईयर यूनिट सोल्ड 500 यूनिट्स, एक एंटिटी ने, नेरोलैक पेंट्स ने, अपोलो टायर्स ने, मारुति सुजुकी ने 500 यूनिट्स बेचे 100 रुपए के हिसाब से, ठीक है जी। सपोज ड्यूरिंग द ईयर दे हैव प्रोड्यूस्ड, उन्होंने बनाए कितने, 600 यूनिट बनाए। अच्छा ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, आप प्रोड्यूस ज़्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो, बेच ज़्यादा सकते हो, कम सकते हो, डिपेंड करता है कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। तो ऐसा नहीं है कि जितने बनाए उतने ही बेचोगे, ये जितने बेचो उतने ही बनाओगे, कई बार ऐसा नहीं होता, 99% ऐसा नहीं होता, दैट यू प्रोड्यूस समटाइम मोर, देयर इज अ डिफरेंट, देयर इज अ वेरिएशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने बेचे 600 यूनिट और आपने बनाए 600 यूनिट है। अच्छा जब प्रोड्यूस किए थे तो खर्चा आया था 80 रुपए का, टोटल खर्चा मान लेते हैं, आपको पता है कैसे निकालते हैं खर्चा, अभी वैसे पता नहीं है, यू नो, अभी हमने वी हैव टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट, बट अज्यूम करता हूँ फॉर अ मिनट कि आपको यू नो हाउ टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट एंड यू हैव कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड लेट दैट कॉस्ट बी 80 रुपीज, $80, 80 यूरोज, 80 पाउंड्स फॉर 1 यूनिट, एंड यू हैव सोल्ड 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 100। आपने 500 यूनिट बेचे 100 रुपए के हिसाब से और आपने 600 यूनिट प्रोड्यूस किए 80 रुपए के हिसाब से। मैं आपसे पूछता हूं एज ए अकाउंटेंट, प्लीज टेल मी हाउ मच द प्रॉफिट यू हैव अर्न्ड। सभी ने करना है बेटे, कोई भी बच्चा इस समय ऐसा नहीं होगा जो मुझे आंसर ना दे, सबने आंसर देना है, सबने बताना है कि मैंने बेचे 500 यूनिट, बनाए 600 यूनिट, इस रेट से बेचे। आप बताइए प्रॉफिट क्या होगा, या तो बेटे आपका आंसर होगा 2000 का प्रॉफिट, और या आपका आंसर होगा 10,000 का प्रॉफिट। अब आप में से कितने बच्चे कहते हैं जी प्रॉफिट 2000 का, एक बच्चे ने तो ना तो 2000 निकाल पा रहा है ना 10,000 निकाल पा रहा है। बेटे 2000 कैसे आया होगा आप बताओ। मैंने आपको कहा कि 600 इंटू 80 करें तो 48,000 आ गया। अच्छा 500 इंटू 100 करें
तो 50,000 आ गया। अच्छा 50,000 माइनस 48 करें तो 2,000 आ गया। मैंने कहा जी ये रहा 2,000। कुछ बच्चे कहते हैं हमारा भी 2,000 आ गया, वो बेवकूफ बच्चे हैं। एक्यूरेट आंसर 10,000 प्रॉफिट है। बेटे जितनी आपने यूनिट्स बेचे, कॉस्ट भी तो उतने यूनिट्स की लोगे। जब बेचे ही 500 यूनिट हैं तो हम कॉस्ट 600 की क्यों लें? उसमें से 100 यूनिट तो अभी भी मेरे घर में पड़े, मेरे पास पड़े, मेरे गोडाउन में पड़े, मेरे वेयर हाउस में पड़े। मैं कॉस्ट उतने यूनिट्स की ही लूंगा जो यूनिट्स मैंने एक्चुअली में सेल किए हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इट मीन्स आई हैव सोल्ड 500 यूनिट्स, सो आई विल टेक कॉस्ट ऑफ 500 यूनिट्स ओनली। ऐसा थोड़ी है कि मैंने बेचे तो 500 और कॉस्ट में 600 यूनिट की ले रहा हूं। नहीं बेटे ऐसा नहीं होता। आपने जितने यूनिट्स बेचे, कॉस्ट भी उतने यूनिट्स की ही लोगे। तो आप एक्चुअली में देखो तो आपने 500 की कॉस्ट आएगी 40,000 और सेल है 50,000, तो बेटे 10,000 का प्रॉफिट आ गया। आई विल से एक्यूरेट आंसर इज 10,000 प्रॉफिट। और इसमें 1,000 यूनिट आपके पास अभी भी पड़े हैं, उसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बड़ा छोटा सा कंसेप्ट था लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आने वाले कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। मैं कुछ और आगे चल पड़ा। मैं अब आपके सामने आ रहा हूं कि सपोज करते हैं आपने मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल परचेज किया, बिकॉज यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, सो यू हैव परचेज अ मटेरियल वर्थ रुपीज 1 लाख। बेटे अगर लिखोगे ना तो बड़ा फायदे में रहने वाले हो, क्योंकि इन छोटे छोटे एग्जाम्पल से ही आपके बड़े बड़े कंसेप्ट बिल्डअप होंगे। जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ते हैं वो एकदम थोड़ी माउंट एवरेस्ट में जाते हैं, वो छोटे छोटे पर्वतों पे चढ़ चढ़ के ऊपर जाते हैं। सपोज रॉ मटेरियल परचेज इज 1 लाख, मतलब मैंने खरीदा 1 लाख रुपए का सामान, लेकिन मैंने कहा जी मैंने सारा लगाया नहीं मटेरियल, मैंने कंज्यूम किया 80,000। तो इसका मतलब क्या है? मैंने आपको कहा मैंने 1 लाख रुपए का मटेरियल खरीदा, बट मैंने खर्च किया, मैंने कंज्यूम किया 80,000 रुपए का मटेरियल। इसका मतलब मैंने 1 लाख रुपए का मटेरियल बाय किया, फैक्ट्री में डाला, लेकिन सारा यूज नहीं किया। अभी भी 20,000 का मटेरियल मैंने यूज नहीं किया, वो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। मैंने खर्चा 1 लाख का किया बट कंज्यूम 80,000 किए। तो उसका मीनिंग आपने लिखना है इट इंप्लाइज इन फैक्ट्री देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं। मैंने जब 1 लाख का मटेरियल खरीदा और 80,000 कंज्यूम कर दिया तो मैं कहता हूं जी ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, ठीक है। बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द फैक्ट्री इज 20,000। अब एक बच्चा कहता है ये बेकार के छोटे छोटे कंसेप्ट से हमें आते हैं। बेटे मुझे मालूम है आपको आते हैं, बट अभी देखना इन्हीं कंसेप्ट से आपकी कॉस्ट शीट कैसे डेवलप हो जाती है। आप लिखो बेटे, अगर आप मेरे होगे ना तो आप लिखोगे सपोज रॉ मटेरियल परचेज आपने 1 लाख का किया, रॉ मटेरियल कंज्यूम 80,000 का किया। इसका मतलब ये समझ आता है कि ओपनिंग स्टॉक है नहीं और अभी भी फैक्ट्री में 20,000 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है। There is a closing stock of raw material in the factory rupees 20,000। मेरी बात आप समझिए। अब आइए जी धीरे धीरे मैं लेके चल रहा हूं आपको। मैं इस समय आपको फैक्ट्री में लेके जा रहा हूं, मारुति सुजुकी की फैक्ट्री में लेके जाऊंगा। फिर मैं धीरे धीरे फैक्ट्री से निकलूंगा और ऑफिस से होते हुए वेयर हाउस चला जाऊंगा मारुति सुजुकी के। आप बस मुझे ध्यान से देखना, जब मैं फैक्ट्री में हूं तो फैक्ट्री में मारुति सुजुकी के जितने भी खर्चे हुए हैं मैं उन खर्चों को ब्रेकअप करूंगा, बिल्डअप करूंगा और उसको बोलूंगा ये फैक्ट्री कॉस्ट है। पर उसमें से अलग अलग तरह की कॉस्ट को बताऊंगा। तो आप ध्यान से देखना, मैं कहता हूं दैट इन अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। एक तो फैक्ट्री होती है, एक ऑफिस होता है, एक वेयर हाउस होता है। एक फैक्ट्री होती है, एक ऑफिस होता है, एक वेयर हाउस होता है। अब आप खर्चे फैक्ट्री में भी कर रहे हो, खर्चे ऑफिस में भी कर रहे हो, खर्चे वेयर हाउस में भी कर रहे हो। तो मैं आपसे यही तो कहने जा रहा हूं, जो भी खर्चे फैक्ट्री में होंगे, अब क्या क्या होंगे वो पता होना चाहिए।
अच्छा, फैक्ट्री में ना डायरेक्ट खर्चे भी होंगे और इनडायरेक्ट खर्चे भी होंगे। ये माने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में भी बताया हुआ है। इट मीन्स आई विल इनकर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस इन द फैक्ट्री एंड आई विल ऑल्सो इनकर, मैं खर्चे दूसरे भी करूँगा। कौन से भाई? लूज टूल्स हैं, या कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं, या ऑयल आ गया, ग्रीस आ गई, इंश्योरेंस है, मशीनरी की डेप्रिसिएशन है। दैट खर्चा विच इज नॉट डायरेक्ट बट इट इज इनकर इन द फैक्ट्री, इट इज इनडायरेक्ट इन द फैक्ट्री एंड इट इज नेम्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो मैं भूपेश आनंद, मैंने ऊपर लिखा फैक्ट्री। फैक्ट्री में मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा परचेजेस 1 लाख रुपीज, 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000, अभी अभी मैंने आपको बताया, अभी अभी देखा हमने। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 80,000। बेटे अभी हम एक फॉर्मूला बना देंगे, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बनाएंगे। आप मुझे बताओ, मैं अगर कंज्यूम निकालना चाहूँ और ये फिगर्स दी हूँ तो आप कैसे निकालोगे? मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अगर नहीं दिया हुआ तो आप नील मान लोगे। परचेजेस 1 लाख की है, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 का है, तो इसका मतलब मैंने कंज्यूम कितना किया? 80,000। तो बेटे एक बड़ा प्यारा सा एक फॉर्मूला बनता है, जो रटना नहीं है, लॉजिकली बात को समझना है कि जब मैं फैक्ट्री में सामान डाल रहा हूँ, रॉ मटेरियल डाल रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि सारा मटेरियल मेरा खर्च हो गया, यूज़ हो गया, कंज्यूम हो गया। मुझे वही कॉस्ट लेनी है जो एक्चुअली में कंज्यूम हुआ। जो मैंने अभी अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैंने बनाए 600 यूनिट, बेचे 500 यूनिट, तो मुझे कॉस्ट भी तो 500 की लेनी है। तो बेटे कंज्यूम का फॉर्मूला बना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आराम से रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मैंने कैलकुलेट किया, या आई वांट टू कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो मैंने एक फॉर्मूला बना दिया लॉजिकली समझ के। मैंने जो एग्जांपल दिया इसमें ओपनिंग स्टॉक था ही नहीं, 1 लाख का परचेजेस थे। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 का था, तो मेरे सामने एक फिगर आ गई जिसको मैंने कहा ये 80,000 की फिगर है। इट मीन्स रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, that is equal to raw material consumed. I think you are getting my point. ठीक है जी। अच्छा, अब आप ये बताओ, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है, आवाज़ें आ रही हैं, मशीनें चल रही हैं, धाएं 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 धाएं, और भी तो बड़े सारे एक्सपेंस होंगे यार फैक्ट्री के अंदर। डायरेक्ट लेबर भी फैक्ट्री में ही होगा, इनडायरेक्ट लेबर जो सुपरवाइजर है वो भी फैक्ट्री में होगा। तो मैंने पहले डायरेक्ट ऐड करने हैं, तो मैंने आपको अभी अभी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का लॉजिक बताया। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं वो मटेरियल को खरीदने गया तो मैंने कुछ कैरेज इनवर्ड दे दी, फ्रेट दे दिया, या ट्रांजिट इंश्योरेंस दे दिया, तो बेटे परचेजेस की कॉस्ट बढ़ जाएगी, कंजम्पशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इट मीन्स कुछ चुंगी दे दी, फ्रेट इनवर्ड दे दिया, कैरेज इनवर्ड दे दिया, उसको मैं लेक्चर 2A में समझाऊंगा। मैं अभी वैसे बता रहा हूँ कि भाई आप वेजिटेबल मार्केट में गए, बैटरी रिक्शा में 100 रुपए की वेजिटेबल्स लाए और 10 रुपए की बैटरी रिक्शा में पैसे दिए, तो आपकी जेब से आपका खर्चा 100 नहीं हुआ, 110 हुआ। आप समझ रहे हैं? तो अभी हम देखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मान लेते हैं 20,000 है, मान रहे हैं समझाने के लिए। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 1 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 0 है, तो बेटे कंज्यूम कितनी की होंगी? 1,20,000। मैंने अभी फॉर्मूला बताया, ओपनिंग रटना नहीं है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 1,20,000, फॉर्मूला आपके सामने है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, प्लस इसमें हम अभी नहीं समझा रहा, फ्रेट इनवर्ड है प्लस ट्रांजिट इंश्योरेंस है, फ्रेट इनवर्ड है और ट्रांजिट इंश्योरेंस है। ठीक है, अब मैं दोबारा से फैक्ट्री में आ गया। बेटे आज का ये जो लेक्चर है ना, आपको थोड़ा सा
पेशेंस रख के समझना यार, मैं खड़ा होकर टाई लगाकर समझा रहा हूँ फुल एनर्जी के साथ, थोड़ा सा अलर्ट होकर समझे। अब अभी हम फैक्ट्री में ही हैं, अभी तक फैक्ट्री में मटेरियल की कॉस्ट ऐड हो चुकी है, मटेरियल कंज्यूम्ड हमने ऐड कर दिया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब आप ये बताइए इसमें अगर कोई फ्रेट लगी है या इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है वो भी ऐड कर दी। अच्छा फैक्ट्री में लेबर भी लगी होगी, अच्छा वो लेबर डायरेक्ट लेबर होगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको पता चल चुकी है। जो लेबर प्रोडक्शन से सीधा रिलेट करती है, तो जो भी खर्चा फैक्ट्री में लगा है उसको ऐड कर दो, बिल्डअप कर दो, बिल्डअप कर दो, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। अभी तक आपने इसको बिल्डअप किया, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करके, फिर फ्रेट ऐड कर दिया, फिर आपने इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ऐड कर दी, अभी वो दोनों बतानी है, डायरेक्ट लेबर की मटकी ऐड कर दी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दी। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड व्हाट आई मीन बाय डायरेक्ट लेबर। बेटे जब आपने डायरेक्ट 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 मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किए तो इसका नाम है डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा कई जगह इसको प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, तो आप चेक करिए मैंने प्राइम कॉस्ट भी लिखा है। आई रिपीट, इफ आई ऐड ओनली डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, direct labor, direct expense. If I add direct, it means the total will be direct. It is named as direct cost and it is sometimes I also name it as prime cost. कहाँ पे हो रही है? फैक्ट्री में हो रही है। अच्छा फैक्ट्री में अभी तक तो डायरेक्ट कॉस्ट ऐड की। बेटे एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होती हैं, उसी का नाम तो है फैक्ट्री डिपार्टमेंट। ऑफिस में तो इनडायरेक्ट ही होते हैं, वेयर हाउस में इनडायरेक्ट ही होते हैं। एक फैक्ट्री ऐसा डिपार्टमेंट है इकलौता जहां पे डायरेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट भी होते हैं। अभी तक मैंने डायरेक्ट कॉस्ट ऐड की है। अब मैं ये भी देख रहा हूं कि फैक्ट्री के अंदर इंश्योरेंस कितनी है, फैक्ट्री में पावर कितनी लग रही है, फैक्ट्री में सुपरवाइजर कितने हैं, फैक्ट्री में ग्रीस कितनी आई, ऑयल कितनी लगी, मशीनरी की डेप्रिसिएशन कितनी लगी, ये सब कुछ भी फैक्ट्री में हो रहा है, बट दैट इज इनडायरेक्ट। बेटे डेप्रिसिएशन एक यूनिट को बनाने में थोड़ी लगी, जितने भी यूनिट्स आपने बनाए, इट मींस इट कैन नॉट बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर यूनिट। द कॉस्ट, द खर्चा विच कैन नॉट बी एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर यूनिट, इट इज इनडायरेक्ट। मैंने डिटेल में डिस्कस किया था जब इंट्रो लेक्चर लिया था। बेटे फिर भी बता रहा हूं कि शायद आपने वो लेक्चर ना देखा हो, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फुल मूवी एंड ट्रेलर। अभी तो ट्रेलर दे रहा हूं क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट शीट बताना। तो आप अब क्या करेंगे, हवन करेंगे, फैक्ट्री में और जो इनडायरेक्ट खर्चे हुए हैं उनको जमा करेंगे, जमा करेंगे, जमा करेंगे। अच्छा वो मटेरियल नेचर के भी हो सकते हैं, लेबर नेचर के भी हो सकते हैं, एक्सपेंसेस नेचर के भी हो सकते हैं, उन सबका जोड़ फैक्ट्री ओवरहेड से। तो मैंने यहाँ पर अब क्या किया, यहाँ पर देखिए जी फैक्ट्री में खड़ा हूँ, आपको सबको समझ आ चुका प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं। अच्छा उसमें मैंने अब फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड में 3 एलिमेंट्स आएंगे, क्या क्या, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे ही मैं इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो मैंने फैक्ट्री में इनकर किए। अच्छा इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, मैंने आपको बताया था बटन, जिप इज अ इनडायरेक्ट मटेरियल, सुपरवाइजर की कॉस्ट इनडायरेक्ट लेबर, फिर मैंने इंश्योरेंस बताई, इलेक्ट्रिसिटी बताई, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर फैक्ट्री। आई थिंक आपको मोटा मोटी समझ आ गया। तो बेटे एक कॉस्ट आ जाएगी उस फैक्ट्री की, उसका नाम है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो देखिए मैंने क्या लिखा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इट मींस उस फैक्ट्री में कितना खर्चा लगा। मैं रिपीट करता हूं बेटे, बड़ी इंपॉर्टेंट है मीनिंग इसका। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का मीनिंग समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अभी 1 सेकंड के बाद एक वर्ड समझाना जिसका नाम है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। बेटे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब है जो भी एक्सपेंस, जो भी खर्चा उस फैक्ट्री के अंदर हुआ, जो भी खर्चा
उस फैक्ट्री में हुआ उसको कहते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है जी। तो ग्रॉस का मतलब है जो भी खर्चे हमने उस फैक्ट्री के अंदर किए, दैट इज नेम्ड एज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। गेटिंग अ पॉइंट? तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में आप नीचे लिखें इट मींस ड्यूरिंग द ईयर कितना खर्चा फैक्ट्री में लगा। बेटे मैंने जान के ना हिंदी वर्ड्स यूज किए कि आपको कनेक्शन समझ आए। मैंने कहा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब है कितना खर्चा फैक्ट्री में लगा। अच्छा, फैक्ट्री से सामान जब निकलेगा एग्जिट गेट ऑफ फैक्ट्री से तो वेयर हाउस जाएगा। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हमने फैक्ट्री में जो खर्चा किया वो पूरा का पूरा ही वहां से फैक्ट्री से निकला और वेयर हाउस पहुंच गया, ऐसा है जरूरी है नहीं। बेटे कई बार ऐसा भी तो होता है कि मशीनरी आपने स्टार्ट की 1 अप्रैल को, पहले दिन से शुरू की, जैसे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपने मशीनरी स्टार्ट की तो उसमें से पहले से ही कुछ खर्चा, कुछ यूनिट्स पहले ही पड़े हुए थे मशीनरी के अंदर जो बने नहीं हुए थे। भैया आप कल रात को कुछ चैप्टर पढ़ रहे थे, अभी वो आधा हुआ, आपको नींद आ गई, आप सो गए, आपने कहा अगले दिन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो जब नेक्स्ट डे उठे तो पहले दिन का जो चैप्टर आधा पढ़ा था वहीं से तो स्टार्ट करोगे। इसका मतलब आपने पहले से ही आधा चैप्टर पढ़ा हुआ था। सिमिलरली मैं आपसे कह रहा हूं फैक्ट्री में मैंने खर्चा भले 1 लाख का किया, मैंने खर्चा भले 2 लाख का किया, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि फैक्ट्री के गेट से 1 लाख का रुपए का ही सामान निकलेगा या 2 लाख का सामान ही निकलेगा। बेटे क्या पता जब मैंने मशीनरी स्टार्ट की थी तो पहले से ही कुछ मटेरियल, पहले से ही वर्क इन प्रोग्रेस, पहले से ही कुछ यूनिट्स मशीनरी के अंदर थे, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब रॉ मटेरियल होता है उसको बोलते हैं 0% प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, जो अभी बिल्कुल तैयारी है। महाभारत की तैयारी, अभी लड़ाई नहीं की बेटे, जो बिल्कुल लड़ाई करके थक गए, मरा गए, उनको फिनिश गुड्स बोलते हैं। जो 100% बन गए उनको फिनिश गुड्स बोलते हैं। और जो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के बीच में घूम रहे होते हैं, ड्राइंग, ड्रामा कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। और बेटे वर्क इन प्रोग्रेस 0% से ज़्यादा होती है और 100% से कम होती है। 0% से ज़्यादा होती है और 100% से कम होती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप रॉ मटेरियल है। आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, अभी आपने पेपर्स देने हैं, पास होना है, डिग्री लेनी है, तो आप वर्क इन प्रोग्रेस है। एक ऐसा दिन भी तो आएगा जब आपको डिग्री मिल जाएगी, आप फिनिश गुड्स बन जाओगे। आप समझ रहे हैं? तो मैंने अभी आपको एक नई चीज बतानी है बेटे। एक फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी देयर आर 3 मेन डिपार्टमेंट्स। एक तो है जी फैक्ट्री, एक है ऑफिस और एक है वेयरहाउस। अच्छा, जब फैक्ट्री से सामान बन गया तो निकल के वो कहाँ जाएगा? सीधा वेयरहाउस में जाएगा। और कहाँ जाएगा? अच्छा, जान के ना मैंने ऑफिस का डब्बा थोड़ा सा नीचे बनाया है क्योंकि बीच में ऑफिस भी आएगा। लेकिन अभी समझते हैं, ऑफिस की बात समझते हैं। पहले आप फैक्ट्री में आ जाइए। फैक्ट्री से सामान कितना निकलकर वेयर हाउस में जाएगा, उसकी कीमत कितनी है, उसको बोलते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट। देखो मैंने एक चीज और बता दी, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है? दोबारा से देखो, मैंने कहा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जो खर्चा होता है, जो खर्चा फैक्ट्री में हुआ उसको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। जो भी खर्चा फैक्ट्री के अंदर हुआ उसको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना भी खर्चा मैंने फैक्ट्री में किया उतना ही मटेरियल, उतने यूनिट्स ही वेयर हाउस में जाएंगे। कई बार पिछले साल के भी यूनिट्स जो पिछली बार अधूरे बने थे वो इस बार बनेंगे, उसका खर्चा भी, वो भी यूनिट्स होंगे जो मैंने बाहर ज्यादा निकाल दिए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इस बार कुछ यूनिट्स अधूरे रह गए जो अभी मशीनरी में फंसे हुए हैं, वो तो बाहर जा ही नहीं सकते। इसका मतलब जो भी खर्चा मैंने फैक्ट्री में किया है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि वही खर्चा, वही सारे यूनिट्स फैक्ट्री से निकलकर वेयर हाउस में जाएंगे। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए यहां पर एक रोल आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस।
एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अभी देखेंगे, अभी पहले आप इसको लिखें, सब बच्चे लिखेंगे जी, ऐसी ड्राइंग बनाए पहले तो बेटा, बहुत समझ आएगा अगर ऐसी ड्राइंग बनाओगे। बता रहा हूँ, एक फैक्ट्री बनाओ बेटे। कॉस्ट शीट एक ऐसा बेसिक है जो एक लेक्चर में मैं बता ही नहीं सकता, इसलिए मैं 3 लेक्चर्स लूंगा, 2A 2B। अभी 2 चल रहा है, लेकिन हाँ मेजर पार्ट 2 में कवर हो जाएगा। फैक्ट्री है, ऑफिस डिपार्टमेंट है, सेल्स है, ठीक है जी। तो फैक्ट्री से सामान निकला और सीधा वेयर हाउस में चला गया। अब सवाल आता है कि जो खर्चा मेरा फैक्ट्री में हुआ क्या वही सामान निकलेगा? मैंने कहा नहीं, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसका मतलब जो भी कुछ फैक्ट्री से निकलकर वेयर हाउस के गेट में जाएगा उसको नेट फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। इसका मतलब ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कुछ अलग होती है और नेट फैक्ट्री कॉस्ट कुछ अलग होती है। नेट फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब है ग्रॉस, उसमें जो पिछली बार का सामान का खर्चा था ऐड, और जो अभी रह गया फैक्ट्री में क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए मैंने पहले लिखा फैक्ट्री में से सामान कितना निकलकर वेयर हाउस में गया, उसकी कीमत का नाम है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटे? देखो, इन द ईयर, मैंने कहा जब मैंने 1 अप्रैल को अपनी मशीनरी को स्टार्ट किया तो अधूरा सामान पहले से मशीनरी में था 50,000 रुपए का, और मैंने इस बार 2 लाख रुपए खर्च किए फैक्ट्री में। इसका मतलब मेरी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 2 लाख रुपए की है, बिकॉज आई डिड एक्सपेंडिचर ऑफ 2 लाख रुपीज इन दिस ईयर, एंड 50,000 इज ओपनिंग स्टॉक, पिछली बार जो मशीनरी में पड़ा हुआ था 50,000 रुपए का। इसका मतलब मैंने ये भी कहा कि 70,000 रुपए का सामान अभी भी मशीनरी के अंदर पड़ा हुआ है एंड ऑफ द ईयर। तो बताओ मैंने नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आई होगी? मैंने कितना सामान वेयर हाउस में भेजा होगा? 2 लाख का इस बार खर्च किया, 50,000 का पिछली बार पड़ा हुआ था, उसको मैंने 50,000 वो ओपनिंग स्टॉक हो गया। इस बार 70,000 का अभी भी मशीनरी में पड़ा है, तो 2 लाख प्लस 50 2.5 लाख माइनस 70 1,80,000 रुपए की नेट फैक्ट्री कॉस्ट होगी। मैंने इस बात को आराम से लिखा है, लिख लो बेटा, केस स्टडी है, इसी केस स्टडी से सारी बातें समझ आ जाएंगी। नेट फैक्ट्री कॉस्ट 1,80,000 हो गया। जो माल फैक्ट्री से बाहर गया उसकी कीमत को बोलते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट। बेटे इस तरह से कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा यार, मैं रिपीट करता हूं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट इज जो सामान, जो खर्चा फैक्ट्री में हुआ उसको तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। अच्छा, जो सामान फैक्ट्री से बाहर गया उसको नेट फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। जो सामान फैक्ट्री से बाहर गया उसकी कीमत को हम नेट फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मैंने जान के फिर दोबारा से 3 आपके सामने डिपार्टमेंट्स बनाए। एक फैक्ट्री, ऑफिस को जान के थोड़ा सा नीचे बनाया, और फैक्ट्री के एग्जिट गेट को बनाया। सामान भागता हुआ जा रहा है, भागता हुआ जा रहा है, भागता हुआ जा रहा है वेयर हाउस की तरफ। अभी वो वेयर हाउस के एंट्री गेट में पहुंचा ही नहीं था कि कुछ लोग चिल्लाने लग गए, दूर दूर से आवाजें आने लग गई। ऑफिस के लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे तुम कहां जा रहे हो, हमारा खर्चा कौन लेगा, हमारा खर्चा कौन लेगा। इसका मतलब ऑफिस डिपार्टमेंट में जो खर्चा हुआ, ऑफिस के लोग भी तो बेचारे थे, जो इनडायरेक्ट मटेरियल, जो इनडायरेक्ट लेबर, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ऑफिस में तो इनडायरेक्ट ही होता है। बेटे वो खर्चा कौन लेगा? वो खर्चा उठा और जाकर चिपक गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट के साथ। ऑफिस वाले चिल्ला रहे हैं, चिल्लाते चिल्लाते उन्होंने अपना खर्चा चिपका दिया। किसके साथ? इन्हीं यूनिट्स के साथ, इन्हीं यूनिट्स के साथ चिपका दिया। उन्होंने कहा भाई हमारा खर्चा कौन लेके जाएगा, तुम तो सीधा वेयर हाउस में जा रहे हो। तो जब नेट फैक्ट्री कॉस्ट के साथ ऑफिस ओवरहेड्स ऐड हो जाएं, उनका खर्चा चिपक जाए, तो बेटे वो जाकर जहां पर एंट्री गेट पे जाता है, और यहां पर इसका नाम हो जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आराम से आराम से आराम से, आई रिपीट अगेन, ये फैक्ट्री है। अच्छा, फैक्ट्री में पहले रॉ मटेरियल आया,
अच्छा, ओपनिंग स्टॉक और कंजम्पशन का कंसेप्ट समझ आ गया आपको। फिर मैंने फैक्ट्री में बहुत सारे खर्चे किए, जो भी खर्चा किया फैक्ट्री के अंदर उसको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बोला। अच्छा, उसके बाद जो फैक्ट्री से निकला वेयर हाउस की तरफ उसको नेट फैक्ट्री कॉस्ट बोला। अच्छा, जैसे ही नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकल के वेयर हाउस के एंट्री गेट पे जा रहा था, बीच में ऑफिस वाले चिल्लाने लगे, हमारा तो ले जाओ, हमारा तो ले जाओ, हमारा तो ले जाओ। उन्होंने खर्चा उठाया और चिपका दिया। अच्छा, जब नेट फैक्ट्री कॉस्ट में ये खर्चा चिपक गया तो जो खर्चे का नाम आया उसका नाम था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब वेयर हाउस के एंट्री गेट में जो यूनिट्स जाएंगे वो नेट फैक्ट्री कॉस्ट नहीं होगी, वो होंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो बेटे, फैक्ट्री के नीचे मैंने सबसे पहले कंजम्पशन बताई, फिर लेबर बताई, फिर एक्सपेंसेस बताए, फिर ये डायरेक्ट कॉस्ट बताई, फिर ओवरहेड्स बताए, फिर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बताई कि जो खर्चा फैक्ट्री में लगा, फिर ओपनिंग WIP ऐड बताई, फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस बताई, और लास्ट में ये आ गया बेटे नेट फैक्ट्री कॉस्ट। यहां तक तो आई थिंक सबको समझ आ रहा है। अच्छा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट ना सीधा का सीधा जा रहा था कहां? वेयर हाउस की तरफ। बीच में कुछ लोग चिल्लाने लगे। कौन लोग? जो ऑफिस में बैठे थे, अगर हमारा खर्चा भी तो ले जाओ, हमारा भी तो ले जाओ, हमारा भी तो ले जाओ, हमारा भी तो ले जाओ। उन्होंने वो खर्चा चिपका दिया। तो जब वो खर्चा चिपकाया तो फिर क्या बन गया? शोर मचा रहे ऑफिस वाले, शोर मचा रहे हैं। जब वो खर्चा चिपका तो बेटे उसका नाम पड़ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप चेक करिए जी, आई हैव रिटन नेट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड्स is equal to cost of production. I repeat, my dear friends, again I am telling you, I repeat, it is named as cost of production. Net factory cost प्लस ऑफिस ओवरहेड्स, क्योंकि ऑफिस वालों ने अपना खर्चा चिपका दिया, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब बेटे ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाएगा कहां? वेयर हाउस की एंट्री की तरफ। बेटे बड़ी मदद मिलेगी जब आप नेक्स्ट लेक्चर 2A में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट लिखेंगे ना, तो आपको बहुत सारी बातें तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगी आज की इस कहानी से। बस आखिरी 2-3 मिनट रह गए। सामान निकला कहां से? फैक्ट्री से। पहुंचा कहां? वेयर हाउस में। घुसा कहां? वेयर हाउस में। लेकिन रास्ते में ऑफिस ओवरहेड्स ऐड हो गए, इसलिए इस कॉस्ट का नाम क्या रखा गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि मैंने यूनिट्स बनाए तो ज्यादा, मैंने यूनिट्स बनाए ज्यादा लेकिन बेचे कम, या बनाए कम बेचे ज्यादा। जैसे मैंने परचेजेस और कंजम्पशन में बताया था बेटे, इट कैन बी पॉसिबल कि यहां पर 1000 यूनिट्स मैंने इंट्रोड्यूस किए और बेचे कितने? 1200 यूनिट्स। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता ऐसा कैसे हो सकता है कि वेयर हाउस के गेट में 1000 यूनिट घुसे लेकिन वेयर हाउस के एग्जिट गेट से 1200 यूनिट निकले। बेटे आप ये बताओ, ये तो पॉसिबल हो सकता है। क्या पता वेयर हाउस के गेट में 200 यूनिट पहले से ही पड़े हो। उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मैं फिर रिपीट करता हूं बेटे, ध्यान से समझना है। मैंने कहा मैंने घुसाए कितने वेयर हाउस में? 1000 यूनिट, बट बेचे कितने? 1200। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बेटे हो सकता है अगर 200 यूनिट ओपनिंग स्टॉक में पहले से ही पड़े हैं तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 200 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स। तो मैंने बेचे कितने? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1200। तो आप चेक करिए जी, निकले कितने? ज्यादा हो सकते हैं। मैं कहता हूं जी, मान लेते हैं 4 लाख के निकले, 5 लाख के घुसेड़े मैंने और 4 लाख के यूनिट्स बेचे, तो 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स होगा। अच्छा, 5 लाख के घुसे और 6 लाख निकले, इसका मतलब 1 लाख का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो मैंने इस बात को रिलेट करने के लिए एक डायग्राम दोबारा से आपको साफ सुथरा बना के दिखाया। फैक्ट्री से ऑफिस, ऑफिस से वेयर हाउस, और वेयर हाउस से आप चेक करो जी, वेयर हाउस से जो यूनिट्स बाहर जा रहे हैं उसके लिए मैंने क्या किया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स
प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को मैंने ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया। वैसे मैंने एक आपको चैप्टर बताना है जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की। अगर कुछ भी नहीं दिया तो हम हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही लेते हैं। तो ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ऐसा पॉसिबल हो सकता है या नहीं? बनाए मैंने 500, बेचे 800, 300 यूनिट पहले गए थे। अच्छा बनाए, जैसे मैंने सबसे पहले जिस केस स्टडी को जब स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था बेचे 500, बनाए 600, इट मीन्स 100 यूनिट्स आर स्टिल इन क्लोजिंग स्टॉक। इट मीन्स आई शुड कंपेयर द सेल्स विद कॉस्ट only for that number of units. So this point, this cost of goods sold means, आप देखो ध्यान से, नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐसे यूनिट्स जो हमने बेच दिए उनकी कॉस्ट कितनी है, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसको बोलते हैं बेटे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा आप ये बताओ, जैसे ही ये यूनिट्स एग्जिट गेट से बाहर जा रहे थे, वेयर हाउस डिपार्टमेंट के कुछ लोग चिल्लाने लग गए, कहने लग गए, सेल्समैन कहने लग गया, अरे हमारा खर्चा कौन लेगा, हमारा खर्चा कौन लेगा। और इन्होंने अपने खर्चे फेंकने शुरू कर दिए उसके ऊपर। किसके ऊपर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर। तो जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर उन्होंने खर्चा फेंका तो वो चिपक गया। अच्छा जब चिपक गया तो उसका नाम पड़ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। बस बेटे खत्म है, लिख लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब लिखो, जो वेयर हाउस से निकला। वेयर हाउस चिल्लाने लगा, मेरा खर्चा कौन लेगा, मेरा खर्चा कौन लेगा, मेरा खर्चा कौन लेगा। तो ऑल वेयर हाउस एक्सपेंसेस जाकर चिपक गए। किस पे चिपके? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। अच्छा जैसे ही वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे चिपके तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रूप चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया और उसका नाम पड़ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। बेटे भूपेश आनंद इसी को बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स पड़ गया बेटे। उसके बाद तो कहना ही क्या था, आपको सारी कॉस्ट पता चल गई। जैसे आपने सबसे पहले जो कॉस्ट कैलकुलेट की उसका नाम था प्राइम कॉस्ट। इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। आई थिंक ये बात तो सबको क्लियर है। अच्छा दूसरी कॉस्ट जो आपने निकाली थी उसका नाम हमने रखा था ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसका मतलब जो भी खर्चा फैक्ट्री में हुआ। अच्छा थर्ड कॉस्ट जो कैलकुलेट की थी उसको बोलते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट। आई थिंक ये बात भी क्लियर है। अच्छा उसके बाद फिर मैंने आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बातें बताई थी। अच्छा फिर मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बातें बताई थी। अच्छा फिर मैंने लास्ट में कॉस्ट ऑफ सेल्स की बातें बताई थी। बेटे और कुछ नहीं, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। आप देखिए यही कॉस्ट शीट मैंने आपके सामने प्रेजेंट की थी जो आपको नेक्स्ट क्लास में बनानी है। अभी नहीं बनाई बेटे, हमने बनाई नहीं ना। देखो पहले क्या लिखा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, फ्रेट इनवर्ड ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जो फिगर आई उसको मैंने बोला रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अभी एक आध बात है जो मेरे को नेक्स्ट क्लास में बतानी है, आप टेंशन मत ले। लॉजिकली मोटा मोटी आपको समझ आ गया कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है। ठीक है जी। फिर मैंने क्या कहा, जो फैक्ट्री में खर्चे हुए डायरेक्ट हुए, पहले डायरेक्ट को ऐड करते हैं। डायरेक्ट लेबर हुई, डायरेक्ट एक्सपेंस हुई, उनको जमा कर दिया। डायरेक्ट लेबर को और डायरेक्ट एक्सपेंस को इसका नाम डाल दिया डायरेक्ट कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं बेटे इसको। अच्छा इसके बाद इसमें इनडायरेक्ट खर्चे ऐड करने लग गए। इनडायरेक्ट का नाम है फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स, तो वह ऐड कर दिए। अच्छा उसमें डिस्टिंग्विश कर पाए तो ठीक, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने जान के कंसेप्ट समझाने के लिए उसमें लिखा कि उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल क्या क्या हो सकता है, कंज्यूमेबल स्टोर्स, उसमें कॉटन, ऑयल, ग्रीस, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है विच इज इनकर्ड इन द फैक्ट्री। फिर इनडायरेक्ट लेबर क्या हो सकती है फैक्ट्री में, सुपरवाइजर की सैलरी,
स्टोर कीपर की सैलरी, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, दैट इज इनडायरेक्ट लेबर. पावर, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री स्टोर, फैक्ट्री इंश्योरेंस, रिपेयर, हॉलेज, डेप्रिसिएशन, ऑल दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकर्ड इन द फैक्ट्री. फिर हमारे पास आ गई थी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. अच्छा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब है जो खर्चा हमने टोटल फैक्ट्री में किया, बट जरूरी नहीं कि सारा ही निकल के वेयर हाउस में चला जाए. फिर हमने प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP किया जो मशीनरी में पहले ही पड़ा था, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP किया, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया. इसका मतलब ऐसा कॉस्ट जो यूनिट्स फैक्ट्री से निकलकर वेयर हाउस में गए. अच्छा, जैसे ही वो वेयर हाउस में जा रहे थे तो आवाज आई किसकी? ऑफिस वालों की. तो ऑफिस ओवरहेड्स ऐड हो गए. देखिए देखिए, ऑफिस ओवरहेड्स हमने ऐड कर दिए. जैसे ही ऑफिस ओवरहेड्स ऐड किए उसको भी बाइफरकेट कर सकते हैं. इनडायरेक्ट मटेरियल कितना, इनडायरेक्ट लेबर कितना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है. इनडायरेक्ट मटेरियल देखिए ऑफिस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. इनडायरेक्ट लेबर मैनेजर की सैलरी, डायरेक्टर फीस, स्टाफ सैलरी. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? ऑफिस रेंट, ऑफिस इंश्योरेंस, बैंक चार्जेस, सब एक्सप्लेन करूंगा लेक्चर 2A में. आपको एक आइडिया लग रहा है बेटे, डेप्रिसिएशन, ऑडिट फीस, पोस्टेज, ऑल दीज आर ऑफिस एक्सपेंसेस. जब हमने ये ऐड कर दिए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई. अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि मैंने बनाए ज्यादा बेचे कम या बनाए कम बेचे ज्यादा. तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर देंगे वेयर हाउस में, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर देंगे, तो नेट फिगर आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ये देखिए जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया. अच्छा, जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एग्जिट गेट से जा रहे थे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, वेयर हाउस के लोग चिल्लाने लग गए, हमारा खर्चा ले जाओ, हमारा खर्चा ले जाओ. वो ऐड कर दिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं? फ्री सैंपल्स दिए, डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल्स दिए. इनडायरेक्ट लेबर, सेल्समैन की सैलरी, सेल्समैन की कमीशन. फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकर्ड इन द सेलिंग एंड डिपार्टमेंट क्या क्या हो सकते हैं? ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउस, लोडिंग, कैरेज आउटवर्ड, सेकेंडरी, बैड डेट्स. इसको बोलते हैं बेटे कॉस्ट ऑफ सेल्स. मेरी बात आप समझ गए? बस बेटे, जितने यूनिट्स मैंने बेचे उनकी कॉस्ट कितनी है. जैसे मैंने केस स्टडी स्टार्ट की थी तो 500 यूनिट बेचे थे, तो 500 की कॉस्ट कितनी है, तभी तो 10,000 का प्रॉफिट आया था. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ 500 यूनिट्स लेस सेल्स ऑफ 500 यूनिट्स, डिफरेंस विल बी प्रॉफिट और लॉस. बेटे नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले इस फॉर्मेट को प्रिपेयर करेंगे और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दो क्वेश्चंस करके देखेंगे. तब जाकर कॉस्ट शीट आपको समझ आएगी और लॉजिकली रिलेट करेगी. बेटे आज के लेक्चर में मैंने दो ही बातें बताई, दैट यू शुड नो व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स बिफोर प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट. You should know how to classify the cost, and you should know how there is a flow of goods from factory to office and from office to warehouse. लगता है मुझे कि आपको काफ़ी सारी बातें समझ आ गई हैं. कुछ बच्चे तो हैरान हैं. बेटे हैरान होंगे ही, यूट्यूब में ऐसे लेक्चर्स अपलोड कोई करता ही नहीं है भूपेश आनंद के अलावा. बेटे सब कुछ क्लियरली बता दिया. आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 2A में. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल.